हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो दोस्तों, हमने जो है अपनी पिछली क्लास में चीज़ें कुछ डिस्कस करी थी और हम पढ़ रहे थे अपनी साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में हमने जो है साउंड क्या होता है वो कंप्लीट कर ली, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है वो भी कंप्लीट कर ली, प्रोपेगेशंस क्या होती है कंप्लीट कर ली, रिलेशन एंड टाइम जो है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होता है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो बेसिकली जो है हमारी जो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड के बारे में हमको पढ़ने हैं, उसकी स्पेशल चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो हमको जो है साउंड की कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने हैं अब अपनी इस क्लास में। तो आज की क्लास अपनी इस टॉपिक पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 3 टाइप में होती है। एक होती है लाउडनेस, दूसरा होता है अपना पिच, और तीसरा होता है अपना क्वालिटी। लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक आज की। और अपनी फर्स्ट टॉपिक होगी आज की वो होगी लाउडनेस। तो साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम सबसे पहले लाउडनेस के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस जो है वो क्या होता है। साउंड के कैरेक्टर में लाउडनेस का क्या मतलब होता है। तो लाउडनेस जो क्या होता है कि साउंड की लेवल, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम लेवल होती है वो कितनी है, कब मैक्सिमम होगी, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, किस कंडीशन में कम होगा, कैसे कम होगा और क्यों ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो हम इसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टॉपिक अपनी लाउडनेस में होती है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है कि उसकी एम्पलीट्यूड, यानी कि वाइब्रेशन उस बॉडी में जिस भी चीज़ से हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन कितनी है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो कितनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है उस बॉडी में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द amplitude of vibration। तो किस पे डिपेंड करता है लाउडनेस साउंड की, तो वो करता है वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड। पर किसका, तो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, जिस भी ऑब्जेक्ट से हम साउंड क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी जो है वाइब्रेटिंग पॉइंट क्या है, वो कितना वाइब्रेट कर रहा है, तब जा कर के हमें पता चलता है कि उसकी लाउडनेस यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। अगर एग्जाम्पल के साथ हम चले, एक एग्जाम्पल अगर रखें और मान लीजिए हम एग्जाम्पल किसका ले ले सितार का ले लेते। ठीक है, सितार का ले लेते हैं। सितार और गिटार आप लोग समझते हो ना, जो बजाई जाती है जिसमें धागे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सितार की बात करें तो सितार में क्या होता है लाउडनेस, जब सितार की जो वो धागे होते हैं उसे आप धीरे से आराम से प्यार से जब झटका दोगे, खींचोगे, तो उसकी वाइब्रेशन क्या होगी, कम होगी वाइब्रेशन, तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और कम एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस वो भी कम होगी। ठीक है, तो when the string of sitar is plucked, जब उसके खींचा जाता है, कैसे, लाइटली, जब आप लाइटली खींचोगे देन उस केस में क्या होगा कि जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। क्या होगा, देन वाइब्रेटिंग
amplitude of the body, amplitude of the body will be less। तो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड कितनी होगी उस बॉडी की? कम होगी। अब वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस क्या होगी? सो लाउडनेस ऑल्सो विल बी लेस। तो लाउडनेस भी उस केस में कम होगा। वहीं पे जब आप इस लाइटली के बदले लाइटली ना खींच करके आप यहाँ से बड़ी जोर से मतलब तेजी से खींचते हो, क्या करते हो? इस लाइटली शब्द को अगर हम चेंज करें, और कैसे चेंज करें? हार्ड में। तो जब आप हार्ड खींचते हो तब क्या होगा? वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड जो है उसमें वो होगी हाई। वो क्या हो जाएगी? वो होगी हाई, वो हो जाएगी हाई। अब जब हाई हो गई तो लाउडनेस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लाइटली खींचेंगे तो लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। जब हार्डली खींचेंगे, हार्शली खींचेंगे तो लाउडनेस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर सभी को? ओके, तो चलिए आगे की जो चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब देखिए दूसरी क्या होती है कि जो साउंड की लाउडनेस होती है वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो होता है प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उसके स्क्वायर के बराबर होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है, तो लिखेंगे कि साउंड की जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड, loudness of sound is proportional, loudness of sound is proportional to the loudness of the sound is proportional to the square of amplitude of vibrating product। तो square of the amplitude, square of the amplitude of the vibration producing the sound, vibration producing, vibration producing the sound। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस ऑफ साउंड? तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो जो एम्पलीट्यूड होती है किसी भी बॉडी की, जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होती है, उसके स्क्वायर के बराबर होती है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम रखें, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी बॉडी की जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए कि वो कितने हैं? 2 है, वो 2 है, तो उसकी लाउडनेस कितनी हो जाएगी? उसकी लाउडनेस कितनी हो जाएगी? तो मैंने क्या बोला है कि लाउडनेस किसी भी बॉडी की, उसकी जो साउंड की जो लाउडनेस है वो कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड दे रखा है मेरे बॉडी का कितना है? 2, तो लाउडनेस क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4। ठीक है, समझ में आई? क्लियर? तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है लाउडनेस, किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की साउंड की जो लाउडनेस होती है उस बॉडी की एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, उस बॉडी के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। तो बात करें हम जो अपनी लाउडनेस है उसको कैसे डिनोट करते हैं? जैसे फ्रीक्वेंसी को, जैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में डिनोट करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको ऊपर वेलोसिटी ऑफ स्पीड की बात करें तो वो भी हम लोगों ने कैसे डिनोट किया? मीटर पर सेकेंड में डिनोट किया। उसी तरह सिमिलरली अगर हम पूछे आपसे कि लाउडनेस को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, तो
SI यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो लाउडनेस की SI यूनिट क्या होती है? वो होती है अपनी डेसिबल, स्मॉल d और कैपिटल B। इसको बोलते हैं डेसिबल, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिबल। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? डेसिबल, D और B, स्मॉल d एंड B, डेसिबल। समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब हम इसी टॉपिक पे थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ना एक का काम कर लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एक सेक्शन बना लेते हैं, फिर जो है उसमें डिवाइड करके करने की कोशिश करेंगे। ओके, 2 सेक्शन बना ली मैंने। एक बना लेंगे हम पहले हेडिंग के लिए, एक बना लेंगे हम लोग हेडिंग के लिए, और उसमें हम रखेंगे एक तरफ से नाम, एक तरफ से नाम। ओके दोस्तों, तो मैंने जो है कुछ एक कॉलम सी बना ली, एक तरफ साउंड लिखेंगे, दूसरी तरफ उसकी लाउडनेस लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चले हम नॉर्मल ब्रीथिंग, जैसे हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें, नॉर्मल ब्रीथिंग की लाउडनेस कितनी होती है, यानी कि सांस जब लेते हैं उसकी लाउडनेस कितनी होती है? तो उसकी होती है 10 डेसिबल। कितनी होती है? 10 डेसिबल। वहीं पे बात करें कि सॉफ्ट विस्परिंग का लाउडनेस कितना होता है, जो हम धीरे धीरे जो सांस लेते, खराटा लेते नींद में, लगभग 5 बजे के आसपास सुबह में, मॉर्निंग में अक्सर पता चलता है। तो सॉफ्ट विस्पर का जो साउंड की जो लाउडनेस होती है अप्रॉक्स एट 5 AM, तो उस समय जो लाउडनेस होती है वो होती है 30 dB, 30 डेसिबल। अब जब हम बात कर रहे होते हैं, क्या जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के केस में जो लाउडनेस होती है वो होती है 60 डेसिबल। कितने? 60 डेसिबल। तो नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि जो शांति से आराम से सांस ले रहे होते हैं, उस केस में जो लाउडनेस होती है वो होती है 10 डेसिबल की। फिर जब हम खराटे लेके सो रहे होते हैं, सॉफ्ट विस्परिंग, सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास, तो उस समय की जो लाउडनेस होती है नींद में जो सांस लेने की, वो होती है 30 डेसिबल की। फिर आता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो जब हम आराम से बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, तब की जो लाउडनेस है वो होती है 60 डेसिबल। उसके बाद हम बात करें बिजी ट्रैफिक की। किसकी? बिजी ट्रैफिक की। तो बिजी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक में जो हॉर्न सारे बजते हैं ना गाड़ियों के, उस समय की जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो होती है 70 डेसिबल। और एवरेज फैक्ट्री की जो लाउडनेस होती है वो होती है 80 डेसिबल। कितने? 80 डेसिबल। अब नोट में समझने वाली बात ये है और इम्पोर्टेंट ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए 80 डेसिबल से ज़्यादा की लाउडनेस की जो साउंड है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो पेनफुल होता है और वो ख़तरनाक भी होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो है लाउडनेस की अगर हम बात करें कितनी होती है, नॉर्मल ह्यूमन की अगर हम लाउडनेस की बात करें कितनी होती है, तो नॉर्मल ह्यूमन की जो लाउडनेस होती है वो होती है 80 डेसिबल। उससे ज़्यादा अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन सुनता है, क्या करता है? अगर वो सुनता है, सुनने की कोशिश करता है, तो उस समय क्या होगा? वो 80 डेसिबल से ज़्यादा की अगर गई तो वो पेनफुल होगा, कान में दर्द हो सकते हैं, कान से ब्लीडिंग हो सकती है, कान के चदरे फट सकते हैं, ईयर ड्रम फट सकती है। तो नोट में लिख लेंगे अबव 80 डेसिबल, अबव 80 डेसिबल, द नॉइज, अबव 80 डेसिबल, द नॉइज becomes physically painful, noise becomes physically painful। तो उनके लिए क्या होता है? चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल
हो जाता है, बहुत पेन करने लगता है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो ईयर ड्रम जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर ड्रम में गेट्स डैमेज। तो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है कि ब्लीडिंग में अकर, तो खून भी आ सकता है, ब्लीडिंग में अकर्स, तो उस क्या हो सकता है, खून भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी परेशानी हो सकता है अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड आपने सुनने की कोशिश अगर की है तो। समझ में आई बात है इतनी। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए या नॉर्मल ह्यूमन के लिए सुनने की जो नॉइज़ की जो लाउडनेस होती है, साउंड की जो लाउडनेस होती है वो 80 डेसिबल तक ही होती है। 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा की लाउडनेस की साउंड आप सुन रहे हो तो आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो सकते हैं, क्षति हो सकती है उसमें, वो ख़राब हो सकते हैं। कान से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, कान से ब्लीडिंग हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड हमें नहीं सुनने, हमें 80 डेसिबल से कम ही रखना है और 80 डेसिबल से ज़्यादा की अवॉइड करना है। ये थी अपनी पहली लाउडनेस। तो ये थी अपनी जो है साउंड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस, ठीक है, ये थी लाउडनेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिच के बारे में। किसके बारे में? इसके बाद अपनी सेकेंड जो टॉपिक है वो है पिच। वो क्या है सेकेंड टॉपिक? अपनी सेकेंड टॉपिक है अपनी पिच। तो पिच के बारे में, तो पिच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? है तो ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर पिच किसको कहते हैं अगर बात करें हम, तो इसमें देखिए क्या होता है। तो ये क्या होता है, पिच जो होता है, पिच की बात करें सबसे पहले तो ये एक डिग्री है। क्या है? पिच इज द डिग्री ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ म्यूजिकल नोट। तो पिच जो है, पिच इज द डिग्री, पिच इज द डिग्री ऑफ श्रिलनेस, पिच इज द डिग्री ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल नोट, ठीक है। तो ये क्या है? एक म्यूजिकल नोट है। बात करें कि ये पिच डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। कौन से फ्रीक्वेंसी पे? तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है। सो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जिस भी वस्तु से, जिस भी सामान से साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है, उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है पिच। सो पिच ऑफ साउंड, pitch of sound depends, pitch of sound depends on the frequency, pitch of sound depends on the frequency of vibration, frequency of vibration, frequency of vibration of sound, frequency of vibration of साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। तो जिस भी वस्तु से साउंड यानी ध्वनि आ रही है, उस वस्तु की जो वो वाइब्रेशन हो रही है, उस वस्तु से जो वाइब्रेशन हो रही है जिसके वजह से ये साउंड आ रहा है, उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है डिपेंड करता है। अब वही चीज़ें जो है उसी के मदद से, उसी फ्रीक्वेंसी के मदद से हमें पता चलता है साउंड की जो है पिच क्या है, साउंड की जो है वो पिच क्या है। समझ में आ गई इतनी दोस्तों? ओके। इसके बाद हम चलते हैं इसी के अगले टॉपिक पे। आगे हमें बताना क्या है कि अगर मैं बात करूँ आगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो ज़्यादा होता है। पर कब ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है, किस केस में ज़्यादा होता है? तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाई, जब फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेटिंग पॉइंट की, किसी भी वस्तु की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है, तब होता ये है कि जो साउंड होती है, पिच की जो साउंड होती है वो
लो होती है। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड हैज़ अ लोअर पिच, देन द साउंड हैज़ अ लोअर पिच। जब वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो पिच की साउंड कम हो जाएगी, पिच की साउंड कम हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल में बताओ तो वो हो जाता है ड्रम। क्या हो जाता है? ड्रम। अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी। तो जो ड्रम होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और ज़्यादातर क्या होता है उसकी जो वॉइस होती है, द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज द shriller that than that of the man. So woman vocal cord range is 15 mm। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, हम टॉपिक वाइज लिख लिख के समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जिस भी केस में वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिस भी केस में वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में जो साउंड होगा, पिच ऑफ साउंड होगा, पिच ऑफ साउंड होगा, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जिस भी केस में वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस केस में साउंड की पिच कम होगी, उस केस में साउंड की पिच कम होगी। और क्या बताया मैंने? अगला लाइन मैंने आपको बताया कि जो वुमेन्स की यानी कि महिलाओं की जो वोकल कॉर्ड होती है, ड्रम होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। वो जो महिलाओं की जो वोकल कॉर्ड ड्रम होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, एज़ कम्पेयर टू मैन। तो वुमेन्स की जो वुमेन्स वोकल फ्रीक्वेंसी जो है, वुमेन्स की वोकल फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैन, कंपेयर टू मैन। तो पुरुष की जो वोकल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कम और महिलाओं की वोकल फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। और बात करें महिला की वोकल कॉर्ड की, महिला की वुमन की वोकल कॉर्ड की रेंज कितनी होती है? अगर बात करें महिला की वुमन की जो वोकल कॉर्ड की जो रेंज होती है वो होती है 15 mm की। कितने mm की? तो 15 mm की। तो क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अ वोकल कॉर्ड ऑफ अ वुमन? इट शुड बी 15। तो महिलाओं के वोकल कॉर्ड की रेंज कितनी होती है? वो होती है 15 mm की। कितनी होती है? 15 mm की, ठीक है। इसीलिए जो महिलाओं की जो फ्रीक्वेंसी होती है वोकल की वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के वजह से आवाज़ क्या होता है? पतला होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा पिच साउंड की उतनी कम होगी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी महिलाओं में ज़्यादा होती है वोकल की, इसलिए महिलाओं की जो साउंड होती है वो पतली होती है। क्या होती है? वो पतली होती है। लाउडनेस कम हो जाएगा, लाउडनेस कम हो जाएगा, पिच ओवरलैप हो जाएगी, तो आवाज़ें क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ओके, तो ये थी अपने दोस्तों पिच के बारे में। अच्छा, पिच के बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी। किस चीज़ के बारे में? तो पिच के बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में। तीसरी टॉपिक अपनी क्वालिटी, तीसरी टॉपिक अपनी क्वालिटी। पहले क्या थी? तो पहले थी अपनी लाउडनेस, पहली क्या थी? लाउडनेस। दूसरी क्या थी? पिच। और तीसरी क्वालिटी। लाउडनेस और पिच हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्वालिटी। अब क्या पढ़ना है? क्वालिटी। तो क्वालिटी किसे कहते हैं? साउंड के केस में क्वालिटी किसे कहते हैं? तो देखिए होता क्या है। तो क्वालिटी में क्या होता है कि क्वालिटी की जो कैरेक्टरिस्ट होती है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन टू साउंड, मतलब दो साउंड होंगे, क्या हो गए? दो वॉइस होगी, उस दोनों वॉइस में अंतर होना, उस दोनों वॉइस में अंतर होना, डिफ्रेंशिएट होना, वो दोनों ही वॉइस अलग अलग का हो, ऐसा समझ में आना, ऐसा पता चलना, उस केस में हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स, डिफरेंस बिटवीन टू साउंड। तो सिंपल लिख लेना है डिफरेंस
बिटवीन टू साउंड्स। तो दो साउंड्स के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वालिटी ऑफ साउंड। सारी चीज़ें क्लियर? ओके। तो हमने तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो साउंड की पढ़ ली। पहला था लाउडनेस, दूसरा था पिच, और तीसरा था क्वालिटी। लाउडनेस मैंने बता दिया क्या होता है। तो लाउडनेस में मैंने क्या बताया? लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस होता है और वो डिपेंड करता है पूरी तरह से किसी भी वस्तु की, किसी भी बॉडी की एम्पलीट्यूड की, वाइब्रेटिंग पॉइंट की कैसी है, ज़्यादा है कम है। तो ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा, और जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना कम साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और फिर मैंने बताया था लाउडनेस में कि ये कैसा होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो होता है एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन के स्क्वायर के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन के स्क्वायर के। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो किसके बराबर होगा? तो एम्पलीट्यूड जो है किसी बॉडी की एम्पलीट्यूड, मान लो अगर 2 दिया था, मैंने क्या एग्जांपल दी थी, मान ली 2 रख ली, उसकी लाउडनेस निकालनी है। तो लाउडनेस निकालने की फॉर्मूला होती है या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो मैंने यहाँ पे 2 रख ली और लाउडनेस निकालने के मेरे को स्क्वायर करने पड़े थे, तो आंसर मेरा आया कितने? 4। आंसर आया कितने? 4। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ लिस्ट देख ली थी नीचे कि नॉर्मल ब्रीथिंग की डेसिबल कितनी होती है? 10, सॉफ्ट विस्पिंग की 30, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आराम से जब बात कर रहे होते हैं तो 60, बिजी ट्रैफिक में 70 की, और एवरेज कितना होता है? 80 की। 80 से ज़्यादा की डेसिबल के साउंड अगर आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अब प्रॉब्लम होने वाली है आपके ईयर ड्रम में, और इट में ब्लीड्स तो हो सकती है, कान से खून आए, हो सकता है कि आपका ईयर ड्रम खराब हो जाए, और थोड़ा दर्दनाक भी हो सकता है। इसके बाद हमने पिच समझ ली। पिच क्या था? तो पिच था डिग्री ऑफ सिडलिंग ऑफ द म्यूजिकल नोट्स, डिग्री ऑफ सिडलिंग ऑफ द म्यूजिकल नोट्स। ठीक है। तो पिच जो था मैंने बताया था, पिच की जो साउंड है वो डिपेंड करती है किस पे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, पिच उतना कम होगा, पिच उतना ही कम होगा। यही वजह है कि महिलाओं में जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन, पुरुष के मुकाबले महिलाओं में जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। और महिलाओं की वोकल की जो है रेंज में बात करो, रेंज की बात करो, सो वोकल कॉर्ड रेंज ऑफ वुमन, सो इट शुड बी 15 mm। तो महिलाओं की जो वोकल कॉर्ड की रेंज होती है वो होती है 15 mm की। कितने mm की? 15 mm की। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा, इसी वजह से जो है महिलाओं की जो साउंड होती है वो पतली होती है। क्यों पतली होती है? क्योंकि इनकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? पिच कम हो जाएगा, पिच जो है साउंड का कम हो जाएगा, पिच साउंड का कम हो जाएगा तो आवाज़ पतली हो जाएगी, आवाज़ पतली हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या था? क्वालिटी था 2 आवाज़ों के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 साउंड्स इज नोन एज द क्वालिटी ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ द साउंड। ठीक है। तो क्वालिटी किसको बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड्स, डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड्स। सो 2 आवाज़ों के बीच के अंतर को ही हम बोलते हैं क्वालिटी। यहाँ तक क्लियर सबको? अगर आपको किसी भी प्रकार से दोस्तों डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट ज़रूर से कमेंट करें, आपकी जो भी डाउट्स होगी वो आपको क्लियर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी डाउट हो तो जो है
वीडियो के सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो और अगर आपके लिए टॉपिक यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे की टॉपिक अपनी कंटिन्यू करते हैं। आगे की टॉपिक कौन सी है, तो वो है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग मतलब सुनते जो है हम, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है उसकी रेंज कितनी होती है। तो रेंज ऑफ हियरिंग, तो जो हम सुनते हैं, हम जो है सुनते हैं उसके बारे में हम इसको इसमें पढ़ने होंगे। हमको किसके बारे में पढ़ने होंगे, रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में हमको पढ़ने होंगे। तो हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है। तो देखो रेंज ऑफ हियरिंग जो है वो 3 टाइप में होता है। कितने टाइप में, 3 टाइप में। कौन कौन सी होती है, एक होती है ऑडिबल और साउंड वेव्स। एक होती है ऑडिबल और साउंड वेव्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स, क्लियर, ऑडिबल और साउंड वेव्स। दूसरा होता है इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव। इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, जो सुनाई ना दे, जो सुनाई ना दे वो होता है इंफ्रासोनिक वेव। इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव। फिर तीसरा होता है अपना अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो 3 टाइप की होती है कुल मिलाकर के। एक होता है ऑडिबल जिसे सुना जा सके या फिर उसको बोलते हैं साउंड वेव्स। दूसरा होता है अपना इनऑडिबल, क्या होता है, इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके, या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स। फिर तीसरा होता है अपना अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो हमें जो है इन तीनों ही वेव्स के बारे में पढ़ने होंगे। हमें इन तीनों ही वेव्स के बारे में जो है पढ़ने होंगे। अच्छा, अगर बात करें हम अपना पहला क्या है, पहला है ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स। तो पहला हमारा टॉपिक है ऑडिबल और साउंड वेव्स। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में पढ़ने होंगे, ठीक है। सॉरी, तो ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। सो फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ऑडिबल या फिर साउंड वेव हम किसको बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हो। उस केस में जो हमारी साउंड कहलाएगी वो कहलाएगी ऑडिबल साउंड या फिर साउंड वेव्स, ठीक है, ऑडिबल साउंड या फिर साउंड वेव्स, ठीक है। अगर बात करें लीस्ट ऑडिबल साउंड की, सबसे कम कितना होता है, सबसे कम हम कितनी आवाज़ तक सुन सकते हैं, लीस्ट ऑडिबल साउंड की अगर हम बात करें, AUDIABLE, लीस्ट ऑडिबल साउंड, सबसे कम हम कितने तक सुन सकते हैं बात अगर करें तो वो है अपनी 0.0002 माइक्रोन बार, ठीक है, ये म्यो बार, ठीक। और अगर बात करें परमिसिबल नॉइज़ लेवल कितनी है, परमिसिबल नॉइज़ लेवल एट रेसिडेंशियल एरिया इज 15 डेसिबल, दैट टू ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुन सकते हैं हम, परमिसिबल नॉइज़ लेवल की अगर बात करें, परमिसिबल नॉइज़ लेवल कितनी होती है एट रेसिडेंशियल में, रेसिडेंशियल एरिया, वो होती है 45 डेसिबल। और ये 45 डेसिबल भी कब, नाइट टाइम, कब, तो
ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो रात की बात होती है, कब की? रात की बात। रेसिडेंशियल जहाँ पे रहते हैं हम लोग, वहाँ पे की बात करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा जो हमें अलाउड होता है और इससे ज़्यादा हमें अलाउड नहीं होता है नॉइज़ लेवल, वो होती है रेसिडेंशियल एरिया में 45 डेसिबल की। और सबसे कम जो है ऑडियबल साउंड की बात करें तो वो होती है 0.0002 माइक्रोन बार, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यो बार, उसको बोलते हैं हम लोग म्यो बार, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ लिखा है कि जो ऑडियबल साउंड है या फिर साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, तो उसके फ्रीक्वेंसी की रेंज हो रही है कितनी अपनी, वो हो रही है अपनी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी हो रही है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। और यही जो हर्ट्ज है ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, कितनी? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ओके। सो नॉर्मल ह्यूमन के लिए जो ऑडियबल फ्रीक्वेंसी होता है वो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन की। इसके बाद ये हो गई अपनी फर्स्ट टॉपिक, ऑडियबल frequency which lies between 20 to 20,000 hertz and it is also used by humans, it is also used by humans and beyond that। इसके बाद की अगर हम बात करें, अपनी दूसरी कौन सी है? दूसरी है इनऑडियबल, दूसरी है इनऑडियबल, इनऑडियबल और इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो अब इंफ्रासोनिक वेव्स किसको कहते हैं या फिर इनऑडियबल वेव्स हम किसको कहें? तो इसमें क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम की। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक की वो होती है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग इनऑडियबल वेव्स और फ्रीक्वेंसी या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। अब ये जो वेव्स होती है ये अक्सर कब निकलता है, कब पता चलता है? तो ये जब अर्थक्वेक यानी कि जब भूकंप आता है, वॉल्केनिक यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक, वॉल्केनिक एरप्शन, या फिर जो ओशन की जो वेव्स होती है, या फिर एलिफेंट का हो गया और वेल्स हो गए, तो इनकी जब साउंड निकलती है तो उनकी साउंड होती है वो इनऑडियबल होता है और वो इंफ्रासोनिक वेव के रूप में काम करता है। तो इसकी अगर एग्जांपल लिखें हम तो क्या हो जाएगी? अर्थक्वेक, EARTH, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय जो लेस देन होती है फ्रीक्वेंसी वो होती है 20 हर्ट्ज से कम की होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स या फिर वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उस समय की जो भी जो वेव्स होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम की, या फिर कब होती है? ओशियन की, ठीक है, या फिर ओशियन की जो वेव्स होती है उसकी भी वेव्स होती है 20 हर्ट्ज से कम की। या फिर बात करें हम एलिफेंट्स की, किसकी? एलिफेंट्स की, एलिफेंट्स एंड वेल्स, एलिफेंट एंड वेल्स। तो इन सारे ही केस में इस साउंड को बोलते हैं हम लोग इनऑडियबल फ्रीक्वेंसी और इनऑडियबल इंफ्रासोनिक वेव्स, जिसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम की। इससे पहले मैंने बताया था ऑडियबल यानी कि साउंड वेव्स, जिसकी जो रेंज होती है वो होती थी बिटवीन 20 to 20,000 और इंफ्रासोनिक में 20 हर्ट्ज से कम की होती है। अच्छा, इसके बाद आती है अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करो तो अपनी एक लास्ट बच रही है ना, तो अल्ट्रासोनिक में कितना जाएगा? वो हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, वो हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। सो फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000, frequency more than 20,000 hertz, okay। So here the frequency will be more than 20
1000। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन के द्वारा सुनी नहीं जाती है, ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमंस के द्वारा सुनी नहीं जा सकती है, ह्यूमंस कैन नॉट डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कौन डिटेक्ट करेगा? तो ये कुत्ता, बिल्ली, ये सारे चीज़ें, डॉग, कैट, मॉस्क्यूटो, ठीक है, ये सारे जो है सुन सकते हैं, ये सारे कैन सुन सकते हैं। बाकी की ह्यूमन जो है मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते हैं। ह्यूमन की सुनने की कैपेसिटी होती है बिटवीन 20 to 20,000, बिटवीन 20 to 20,000, ओके। तो ये 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी थी। अब इसमें आता है कुछ अपने एप्लीकेशंस, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स में कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, तो वो सारी होती है, ठीक है, ओके।